और मेरा ख्याल था कि मैं इन दोनों शब्दों पर बात करूंगा, लेकिन जो सुझाव आए उसमें एक शब्द का जिक्र इन दोनों के साथ बार बार कई बच्चों ने किया कि इस पर भी हम चाहते हैं क्लैरिटी मिले, और वो तीसरा शब्द है प्रोबिटी। तो मुझे लगा कि क्यों ना इन तीनों शब्दों को एक साथ ही लेके हम बात कर लें कि इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है और प्रोबिटी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों शब्दों का अनुवाद क्या क्या होगा, ताकि चीजें हमारे सामने एकदम स्पष्ट रहें। इंटीग्रिटी के लिए हिंदी में शब्द चलता है सत्यनिष्ठा, और आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, सत्यनिष्ठा। ऑनेस्टी तो आप बचपन से ही सुन रहे होंगे। इसके लिए क्या शब्द है? इसके लिए शब्द है ईमानदारी। और जो प्रोबिटी है उसके लिए शब्द कहीं कहीं ईमानदारी ही चल जाता है, लेकिन जो अनुवाद आमतौर पर इसका मिलता है उसको बोलते हैं शुचिता। तो हम शुचिता शब्द दिमाग में रख के चलते हैं, तो उससे बात थोड़ी सी ठीक रहेगी। तो तीन शब्द हमारे सामने हैं। पहला शब्द है इंटीग्रिटी, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो सत्यनिष्ठा कह सकते हैं। तो एक सेट हमारे सामने ये हो गया। एक हो गया ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, और तीसरा हो गया प्रोबिटी यानी कि शुचिता। इन तीन शब्दों में क्या अंतर है? अगर अंतर है तो, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि शब्द इतने समानार्थक है कि इनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने आपसे पहले लेक्चर में कहा था कि अगर दो शब्द पूरी तरह समानार्थक हैं तो दो शब्द हो नहीं सकते, उनके बदले एक शब्द होना चाहिए। ये भाषा का मूल नियम है। भाषा में दूसरा शब्द तभी बनता है जब उसमें पहले शब्द से कोई ना कोई अंतर हो। ये हो सकता है कि वो अंतर हर जगह ना हो, किसी खास कंटेक्स्ट में हो, पर कम से कम कंटेक्चुअल डिफरेंस तो दो शब्दों में होगा ही होगा। और अगर कोई भी अंतर नहीं है, 100% समानता है, तो फिर वो दो शब्द नहीं है, उनको एक शब्द मानना पड़ेगा। ये भाषा की समस्या होती है। बहरहाल, अगर सिलेबस की प्लेसिंग की बात करनी हो तो इंटीग्रिटी का जिक्र आपके टॉपिक नंबर 3 में किया गया है। टॉपिक नंबर 3 आपको पता है, उसका एक हिस्सा है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सेवा के लिए जो बुनियादी मूल्य हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, उनमें से एक मूल्य इंटीग्रिटी को माना गया है। ऑनेस्टी आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परीक्षा में कहीं कहीं जिक्र आ जाता है ईमानदारी का, क्योंकि ईमानदारी और ऑनेस्टी और ये इंटीग्रिटी कुछ लोग मानते हैं कि तो एक ही बात है, इनमें कोई अंतर है ही नहीं। जहां तक प्रोबिटी की बात है या शुचिता की बात है, ये आपके पाठ्यक्रम के टॉपिक नंबर 7 में लिखा हुआ है। टॉपिक नंबर 7 का मेन हेडिंग ही है, जिसका नाम है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, या शासन में शुचिता, या शासन में कहीं कहीं ईमानदारी भी लिखा होता है, क्योंकि प्रोबिटी का हिंदी अनुवाद ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। शुचिता मेरा ख्याल है कि नज़दीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो शुचिता है वो तो प्योरिटी का अनुवाद है। तो अनुवादों की दुनिया में बहुत गड़बड़ झाला है। हम अभी काम चलाने के लिए शुचिता शब्द को लेकर चलते हैं, इससे भी हम काम चलाएंगे, आगे बाद में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। परीक्षा में जिस शब्द के लिए हिंदी में जो शब्द हो, आप उसी को बेस मान के अपना उत्तर लिखें, जिसमें कोई बहुत तनाव की बात है नहीं। जहां तक महत्व की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन तीन टॉपिक्स पर, विशेष रूप से इंटीग्रिटी और प्रोबिटी पर, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, 2013 में नया सिलेबस आया था। 2013 में, 14 में, 17 में, 18 में और 19 में, इन 5 वर्षों में कम से कम एक फुल क्वेश्चन का मतलब एथिक्स में होता है करीब 15 नंबर वाला प्रश्न जो होता है, वो इंटीग्रिटी या प्रोबिटी से पूछा गया है। 2 बार प्रोबिटी से, 3 बार इंटीग्रिटी से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक एक जो मुख्य परीक्षा हुई नए पाठ्यक्रम की, उसमें भी ये पूछा गया इंटीग्रिटी। राजस्थान में जो 2018 की परीक्षा हुई, उसमें भी इंटीग्रिटी पूछा गया है। तो प्रशासन की दुनिया में, शासन की दुनिया में जिन मूल्यों की बात करते हैं, यदि उनमें सबसे ऊपर कोई मूल्य माना जाता है तो वो है इंटीग्रिटी। और इसलिए भारत सरकार या राज्य सरकार में काम करते हुए यदि किसी व्यक्ति के बारे में ये कह दिया जाए कि इसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, इसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, ये समझ लीजिए कि उस अधिकारी के करियर के खत्म होने का सूचक है, क्योंकि अब सरकार को उसकी सत्यनिष्ठा पर भरोसा नहीं है, जिसकी सरकार किस मुंह से उससे काम करवाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि पहले इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को समझने का प्रयास करते हैं। जब इन दोनों का संबंध समझ लेंगे ठीक से, उसके बाद नंबर 3 पर हम इसको लेके आएंगे और फिर देखेंगे कि प्रोबिटी का संबंध इन दोनों के साथ कैसे बनेगा। और इसलिए हमारी शुरुआत होगी
जिन दो मूल्यों से, उनका नाम हो जाएगा इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। तो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। और अब मैं अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल करूंगा ताकि परीक्षा में हिंदी में जो भी अनुवाद आ जाए आप बिना दबाव के ये समझ लें कि प्रश्न क्या पूछने की योजना परीक्षक की है। जैसे कि आपको पता है कि मैं शुरुआत करता हूँ इन टॉपिक्स की, किसी एग्जाम्पल से बात शुरू करता हूँ। तो हम आज फिर एक एग्जाम्पल से बात शुरू करके देखते हैं और फिर आप तुरंत मेरा भाव समझ जाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हम एक या दो लेके बात समझ सकते हैं। आपने कोई ना कोई खेल तो खेला ही होगा, और भारत का तो बच्चा बच्चा क्रिकेट तो खेलता ही खेलता है। लड़के तो खेलते ही, लड़कियों को कई बार उतना एक्सपोजर उसका नहीं मिलता, लेकिन हाँ वो ही रुचि ले सकती हैं। तो मान लीजिए कि क्रिकेट का खेल चल रहा है, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि आप बॉलिंग साइड में हैं, आप बॉलर हैं और मैच की आखिरी बॉल है। मैच की आखिरी बॉल है और जो सामने आपके बैट्समैन है, उस टीम को जीतने के लिए 2 रन चाहिए, बराबर करने के लिए 1 रन चाहिए, जीतने के लिए 2 रन चाहिए। आप बॉलिंग कर रहे हैं। अब ईमानदार आदमी है, आप खेल को खेल के रूप में खेलते हैं और खेल के नियमों का उल्लंघन करने से बचते हैं। आपकी छवि भी अच्छी है वहां पर। मैच बहुत क्रूशियल है, यदि आपकी टीम हार गई तो आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे और एक टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और अगर आप जीत गए तो आप एक बहुत ख्यातिलब्ध टूर्नामेंट में जीतने की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका सपना है, आपकी टीम का सपना है, सब कुछ है। तो कल्पना कीजिए कि आपने बॉलिंग की, आप बहुत लंबा रनअप लेके आए, फास्ट बॉलर आप है, मीडियम पेसर है, मान लीजिए आपने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने अपने बैट से उस बॉल को मारा, कैच जैसा कुछ था पर कैच हुई नहीं। तो बैट्समैन भी बॉल की तरफ देखते देखते हल्का हल्का भाग रहा था कि कैच हो जाएगी तो फिर पेविलियन जाएगा, फिर क्यों भागेगा। और आप भी बॉल फेंकने के बाद बॉल की तरफ देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। तो मान लीजिए कि ये है पूरी क्रीज, यहाँ 3 विकेट है, यहाँ 3 विकेट है, यहाँ बॉलर एंड है और यहाँ मान लीजिए बैट्समैन है। और बॉल मान लीजिए इधर गई थी, ये भी वहां देख रहा है और आप भी, जो बैट्समैन था वो भी वहां देख रहा है। अब बैट्समैन जानता है कि उसको रन तो चाहिए ही, तो वो इधर देखते देखते भी भाग रहा है इस तरफ। और बॉलर की भी जिंदगी, आपकी भी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, तो आप भी उधर देखते देखते सामने की ओर भाग रहे हैं। आप दोनों को नहीं पता कि आप एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं भागते हुए। उधर कैच ड्रॉप हो गई है फील्डर से और बहुत तेज बैट्समैन भागा रन लेने के लिए ताकि वो 2 रन पूरे कर ही ले, और ऐसा लगता है कि वो कर भी लेगा 2 रन पूरे। इतने में क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर जबरदस्त टक्कर हो गई इस पॉइंट पर। और जैसी टक्कर हुई, बैट्समैन जोर से गिर गया। ठीक, अब आपने जानबूझ के नहीं गिराया, बैट्समैन ने भी जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, इस संयोग से हुआ ऐसा। और बैट्समैन जोर से नीचे गिरा और बैट्समैन के पैर में चोट लगी, मोच जैसी आ गई है, और वो किसी तरह से उठा, लंगड़ाते हुए आगे चला, यहाँ तक आ गया है और दूसरा रन लेने के लिए भाग रहा है। आप भी यहाँ तक आ चुके हैं। अच्छा, टक्कर ऐसी हुई कि बैट्समैन जोर से गिरा, आपको ज्यादा चोट नहीं लगी, संयोग से एंगल ऐसा था कि जिसमें उसको चोट ज्यादा लगी है। वो भी भागते भागते यहाँ आ रहे, सेकेंड रन पूरा करने वाला है। इधर फील्डर ने बॉल फेंकी है, आप यहां पहुंच चुके हैं और बॉल सीधे आपके हाथ में आ गई है। अब सिचुएशन ये है कि यदि आप बॉल को तुरंत कैच करके विकेट पर मार देंगे तो बैट्समैन आउट हो जाएगा, जो लंगड़ा के आ रहा है भागता हुआ किसी तरह से, लगभग एक पैर पे जंप करते हुए आ रहा है, क्योंकि उसका दूसरा पैर बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया है। और आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। और क्रिकेट के रूल्स ये कहते हैं कि अगर संयोग से ऐसा हुआ तो किसी बॉलर को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। अब आपको तय करना है, एक बैट्समैन जो गिर गया था नीचे आपसे टकराकर, अदरवाइज उसको 2 रन लेने से कोई रोक नहीं सकता था, और 2 रन लेने का मतलब उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता था, वो उस सिचुएशन में था। और जैसे ही वो दूसरा रन पूरा करने वाला है, आप
जिससे टकराकर वो गिर गया था, आप अपनी बॉल को विकेट पे मार के उसको आउट कर सकते हैं और उसके आउट होते ही आपकी टीम जीत जाएगी, आप जीत जाएंगे और आपको टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा शायद नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम्पल एकदम एग्जैक्ट है समझने के लिए, मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको देके समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इस एग्जाम्पल से काम चलाते हैं। अब आपके सामने दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि आप उसको आउट कर दें और एक सिचुएशन है कि आप उसको आउट ना करें और आप इस सिचुएशन में बॉल को विकेट पर मारने का फैसला छोड़ दें और उसे रन पूरा करने दें। मैं जानता हूं कि ये बहुत विवादास्पद फैसला है, मैं जानता हूं कि ये बहुत विवादास्पद सिचुएशन है। अगर बात दो देशों की आ जाएगी, भारत पाकिस्तान की, वर्ल्ड कप की आ जाएगी, तो शायद दोनों देशों का लगभग हर व्यक्ति चाहेगा कि इस समय केवल वो करो जो देश के फायदे में है, बाकी चीजें भाड़ में जाए। इसलिए मैं आपको इंटरनेशनल मैच का एग्जांपल दे ही नहीं रहा ताकि सिचुएशन आपके लिए बहुत मुश्किल ना हो, थोड़ी सी आसान रहे। मोहल्ले का मैच है, छोटा लेवल का मैच है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण मैच है। यदि इस व्यक्ति ने बैट्समैन को आउट कर दिया, यदि बॉलर ने बैट्समैन को आउट कर दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बेईमान आदमी है, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं गिराया था। अगर जानबूझ के गिराता फिर तो बेईमान आदमी होता। जानबूझ के नहीं गिराया, बाय मिस्टेक ही हुआ जो हुआ, और रूल्स के तहत वो एकदम है, उसने एक भी रूल का उल्लंघन नहीं किया है। तो यदि वो आउट कर देता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो ईमानदार आदमी है, उसने जानबूझकर कुछ ऐसा गलत नहीं किया जो खेल की भावना के खिलाफ हो, जो खेल के नियमों का उल्लंघन हो। और मेरे ख्याल से 100 में से 99 प्लेयर्स यही करेंगे भी, क्योंकि मैच जीतना बहुत बड़ी बात है और मैच जीतने के लिए आदमी क्या नहीं करता है। जिंदगी ही तो एक मैच है, जिंदगी भी तो एक रेस ही है। हम सब रेस में दौड़ते हैं जीतने के लिए, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, और आगे निकलने की कसक में कब कब हम अपने नियमों को अपने हित में यूज कर लेते हैं, हम सब तो जानते ही हैं। ये कहाँ छिपा हुआ है? इस 100 में एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है, मेरे ख्याल से आप इस बात से शायद सहमत होंगे, जो इस मामले में फैसला करेगा कि मैं आउट नहीं करूंगा। उसके साथी खिलाड़ी उसको गुस्से से देखेंगे। हो सकता है कि स्टेडियम में बैठे हजारों लोग या सैकड़ों लोग, जो भी छोटे स्टेडियम में हो सकता है, वो भी नाराजगी से देखें। इसका उल्टा भी हो सकता है कि स्टेडियम में बैठे लोग जोर जोर से तालियां बजाएं, क्योंकि वो अगर दूसरी टीम के समर्थक है तो तालियां बजाएंगे, और अगर आपकी टीम के समर्थक थे तो नाराज भी हो सकते। लेकिन इस व्यक्ति के मन में केवल एक बात है कि मान लिया कि नियम मेरे पक्ष में है, मान लिया कि देश या समाज या मेरा मोहल्ला, इसकी भावनाएं मेरे पक्ष में है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि अगर मैं जीत गया तो ये जीत कायदे से मेरी जीत है नहीं। ये तो वो व्यक्ति चोट खा के गिर गया, मैंने उसका फायदा उठा लिया, और किसी मजबूर आदमी का फायदा उठा लेना और फायदा उठा के जीत जाना, उस जीत को जीत नहीं कहते, वो तो मौका परस्ती है, अवसरवाद है, अपॉर्चुनिज्म है। और इसलिए इस व्यक्ति ने तय किया कि मैं आउट नहीं करूंगा। इस वजह से हो सकता है कि वो खुद टीम से बाहर निकाल दिया जाए, टीम से आउट हो जाए, और इससे लोग पूछेंगे, बोर्ड पूछेगा, इंक्वायरी होगी, लोग पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया, और ये कहेगा कि सर जिस समय मुझे कोई नहीं देख रहा होता ना, उस समय मैं खुद को देख रहा होता हूँ, और मैं खेलते हुए खेल की भावना के विरुद्ध नहीं जा सकता। मेरे लिए खेल के नियमों से भी बड़ी है खेल की भावना, और खेल की भावना ये सिखाती है कि खेलो जम के, जीतने का प्रयास करो, किंतु जीतने का प्रयास करने के लिए ओछेपन पे ना उतरो। जीतने का प्रयास करने के लिए ऐसा कुछ मत कर दो कि खेल की मूल स्पिरिट खत्म हो जाए। ईमानदारी की बात यह है कि उस व्यक्ति ने जो शॉट खेला और जो रन लिया, उस रन को रोकने की कुव्वत हमारी टीम में थी नहीं, और ऐसे में मुझसे टक्कर खा के वो गिर गया, इसलिए हम जीत जाएं। ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जीत का वारा नहीं है। अब इसका परिणाम क्या होगा? लोगों ने उससे पूछा, पत्रकारों ने पूछा, मान लीजिए यार, तो लोगों ने पूछा कि भाई अगर इससे तुम्हारा सिलेक्शन अगले मैच में ना हो, उसने कहा सर मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, बोले मेरा अगले मैच में सिलेक्शन ना हो मैं झेल लूंगा, पर मैं ये नहीं झेल पाऊंगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को आउट कर दिया जो दरअसल आउट नहीं होना चाहिए था, और मैंने अपने फायदे के लिए खेल की मूल भावना से इनजस्टिस कर दिया। इसे कहते हैं इंटीग्रिटी, इसे कहते हैं सत्यनिष्ठा। ईमानदारी बहुत बुरी चीज नहीं है, ईमानदारी भी अच्छी चीज है,
लेकिन ईमानदारी से कहीं अच्छी चीज मानी जाती है इंटीग्रिटी, और इस सेंस मानी जाती है। तो मैं आपको ये समझाने के लिए पहले हल्का संक्षेप में समझाता हूँ कि ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, फिर एक और एग्जांपल लेके दोनों का रिश्ता समझते हैं और उसके बाद प्रोबेबिलिटी को लेके बीच में आएंगे, जिससे बात हमारे सामने और स्पष्ट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ऑनेस्टी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। पहले ऑनेस्टी को लेते हैं और उससे इंटीग्रिटी की यात्रा करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या है? देखिए ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी सीधी सी बात है, एक वैल्यू है। वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं मूल्य है। एक मूल्य, मूल्य मतलब नैतिक आदर्श है। हम जिन नैतिक आदर्शों का अनुसरण करते हैं अपने जीवन में, उनको बोलते हैं कि वो हमारे मूल्य हैं। ठीक है, मूल्य क्या होता है, सद्गुण क्या होता है, वर्च्यू किसको बोलते हैं, वैल्यू, वर्च्यू, इनका संबंध भी आगे से कभी समझेंगे जब वैल्यूज की बात करेंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि वैल्यू या मूल्य का मतलब है इथिक्स की दुनिया में कि ऐसे नैतिक आदर्श जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनको हम अपने आचरण में डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, वो हमारे मूल्य हैं। तो ऑनेस्टी एक मूल्य है, एक वैल्यू है। ये वैल्यू क्या सिखाती है? ये वैल्यू सिखाती है कि आप कभी भी नियमों का उल्लंघन ना करें, आदर्शों का उल्लंघन ना करें। नियमों का, मर्यादाओं का उल्लंघन न करना या नियमों और मर्यादाओं में रहना ऑनेस्टी है। किसी से छल कपट न करना, आप कह सकते हैं कि ये भी ऑनेस्टी है। आपने अगर छल नहीं किया, किसी के साथ कपट नहीं किया, तो आप कह सकते हैं कि ये ऑनेस्टी के या ईमानदारी के कुछ खास मतलब माने जा सकते हैं। ठीक, अपना फायदा उठाने के लिए किसी नियम मर्यादा का उल्लंघन न करना, इसका बेसिक सा मतलब ये हुआ। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है, जैसे आपने सुना भी होगा कि यदि कोई ऑफिसर है, वो ऑफिसर एकदम करप्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं करप्ट न होना। करप्ट न होने का मोटा मोटा मतलब मैं लेके चल रहा हूँ कि रिश्वत न लेना। किसी काम को करने के लिए अपनी नौकरी से मिलने वाले वेतन के अलावा किसी अन्य अपेक्षा को न रखना, चाहे वो अपेक्षा धन की हो, रसूख की हो, संबंधों की हो, अन्य फायदों की हो, किसी भी तरह की अन्य अपेक्षा को न रखना। फिर ये भी हो सकता है कि यदि आप एक ऑफिसर हैं तो आप अपने काम को लेकर कमिटेड हैं, पंक्चुअल हैं, तो पंक्चुअल होना और कमिटेड होना, आप कह सकते हैं कि ये सारे मूल्य ऑनेस्टी में शामिल हो जाते हैं। अगर मैं अपने ऑफिस के लिए कोई काम कर रहा हूं तो मैं ऑफिस के प्रति प्रतिबद्ध हूं। मैं ऑफिस के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, ऑफिस के हितों से समझौता नहीं करूंगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, व्यक्तिगत हित में कुछ गलत नहीं करूंगा। यदि मुझसे अपेक्षा है कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाऊं, शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहूं, तो मैं ठीक 10 बजे पहुंच जाऊंगा और शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 10 का 10:30 कर दूंगा और शाम के समय 4:30 बजे के बाद से इस भाव से बैठने लगूंगा कि अब बस जाना है, जाना है। नहीं, ईमानदारी से काम करूंगा। जो ऑफिस का टाइम तय है उस टाइम में ठीक से काम करना, ये सारे मूल्य मिला दे तो इसको हम बोलेंगे कि ऑनेस्टी है। अब सवाल है कि अगर ये ऑनेस्टी है तो फिर इंटीग्रिटी क्या है? तो इंटीग्रिटी के लिए हम फिर आगे समझ लेते हैं इंटीग्रिटी क्या है। इंटीग्रिटी दरअसल ऑनेस्टी ही है। अंतर सिर्फ ये है कि जब हम ऑनेस्टी को थोड़ा सा और गहरे स्तर पर ले जाते हैं तो हम कहते हैं कि अभी मामला इंटीग्रिटी का हो गया है। कैसे हो गया है? इंटीग्रिटी भी एक वैल्यू है। इंटीग्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान है ना आपको? सत्यनिष्ठा। हाँ, ये भी एक वैल्यू है। किस चीज की वैल्यू है? ये एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचने की कोशिश है जहां दो चीजों के बीच में फुल इंटीग्रेशन हो, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो चीजों का या दो से अधिक चीजों का आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड होना। जहां बिखराव का स्कोप ना हो उसको बोलते हैं पूरी तरह से कनेक्टेड होना। इंटीग्रेशन हो किस किस के बीच में हो? पहली बात तो ये फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर दो चीजों के बीच में फुल इंटीग्रेशन है, किस किस के बीच में? एक है वैल्यूज, मैं जिन मूल्यों को मानता हूं, मैं जिन मूल्यों को, नैतिक आदर्शों को अपने लिए अच्छा मानता हूं, एक तो उनमें, और उनके साथ मेरा जो आचरण है, आचरण के लिए इथिक्स दुनिया में शब्द चलता है कंडक्ट। यदि मेरे मूल्यों और मेरे आचरणों में या मेरे आचरण में 100% या लगभग 100% इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, तो मैं कहूंगा कि मैं जिस स्थिति में हूं उस स्थिति का नाम है इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा। इसका मतलब क्या होगा कि मैं जिन मूल्यों को मानता हूं तो मूल्य है, और आचरण का मतलब है मैं जो व्यवहार करता हूं नैतिक सिचुएशंस में, नैतिक स्थितियों में। नैतिक स्थिति का मतलब जिन स्थितियों में हम नैतिक या अनैतिक आचरण कर सकते हैं। अनैतिक हो जाना बहुत आसान होता है, नैतिक बने रहना मुश्किल काम होता है। लेकिन जिन स्थितियों में मैं अनैतिक हो सकता हूं या नैतिक हो सकता हूं, मैं उन स्थितियों में एग्जैक्टली वही करता हूं जो मेरे नैतिक मूल्य मुझसे अपेक्षा करते हैं। यदि मैं हमेशा वही करता हूं, एग्जैक्टली वही करता हूं, 100% या लगभग 100% इंटीग्रेशन के साथ करता हूं, तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति है, क्योंकि इसके जीवन में इसकी वैल्यूज और इसके कंडक्ट के बीच में इंटीग्रेशन है। 100% या लगभग 100% एकीकरण हो चुका है। इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रिटी के लिए एक दो बातें और कही जाती है जिनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इंटीग्रिटी में अपेक्षा होती है कि व्यक्ति चट्टान की तरह मजबूत रहे, रॉक सॉलिड रहना चाहिए। तो एक विशेष बात होती है मजबूती। ईमानदारी में हो सकता है कि उतनी मजबूती ना हो, लेकिन इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति में मजबूती बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, ऑनेस्टी आमतौर पर दूसरों की निगाह में ज्यादा दिखती है। इंटीग्रिटी का संबंध अपनी निगाह से ज्यादा होता है, अपनी नजर से इसका एक विशेष संबंध होता है। और इसका मतलब क्या है? मैं ऑनेस्ट हूं तो इसमें निहित है कि मैं तो हूं ही, लेकिन दूसरों की निगाह में ऑनेस्ट होने का बड़ा महत्व है।
इंटीग्रिटी का संबंध दूसरों की निगाह से उतना नहीं है जितना आपकी निगाह से है। और इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख रहा होता। अंधेरे में और भीड़ में व्यक्ति आमतौर पर अनैतिक क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको ये भरोसा होता है कि कोई उसको देख नहीं रहा। अगर भीड़ है और भीड़ ने कुछ बदतमीजी कर दी है और सबको अच्छे से पता है कि इतनी भीड़ है और कहीं कैमरा वैमरा लगा नहीं हुआ है, तो भीड़ में क्या होता है, भरोसा होता है कि कोई भी करेगा, अगर मैं भी करूंगा तो भी नाम मेरा नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा कि भीड़ ने ऐसा कर दिया। अंधेरे में, खूब अंधेरे में, जहाँ सुनसान इलाका है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है या ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति है, अगर आप उसके साथ गलत बर्ताव करेंगे तो भी कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, वहां अक्सर ये खतरा होता है कि हम अपने नैतिक मूल्यों से नीचे उतर जाएं क्योंकि कोई देख नहीं रहा। ऑनेस्ट व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में एक बार फिसल सकता है क्योंकि ऑनेस्टी का संबंध काफी हद तक समाज की नजर से है, दूसरों की नजर से है। पर इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति ये मान के चलता है कि जब कोई दूसरा नहीं देख रहा उस समय मैं खुद को देख रहा हूं, तो कोई नहीं देख रहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, इतना तो है ही, मैं तो देख ही रहा हूं। और यदि मैं अपने आप को देख रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी निगाह में गिर जाऊंगा तो फिर दूसरों की निगाह से मैं क्या फायदा उठा लूंगा। ये होती है इंटीग्रिटी। और इसकी जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें रॉक सॉलिड होना, वॉचफुल अपने बारे में खुद होना, जब कोई नहीं देख रहा तब मैं तो खुद को देख ही रहा हूँ, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग अक्सर किया जाता है इंटीग्रिटी को समझने और समझाने के लिए। अब इन दोनों के बीच का संबंध अगर समझना हो तो संबंध समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके और फिर उसमें से संबंध निकल जाएगा कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के बीच में संबंध क्या है। पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिससे मैंने अभी जो आपको बात समझाई, पहले तो क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था, अब मैं आपको देता हूँ ऑफिस की दुनिया का एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव दुनिया का एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एक कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में जिसके लिए देश भर के ऑफिसर्स को बुलाया गया है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस है और मान लेते हैं कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में एक्स नाम के स्थान पर, एक होटल है या सरकारी ऑफिस है, और सभी लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है वाई नाम के स्थान पर, जो कि गेस्ट हाउस है या होटल है, कुछ भी मान लेते हैं कि है। अब सरकार के पास उतनी गाड़ियां नहीं है कि सभी को गाड़ियां दें, क्योंकि वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, मान लीजिए 700-800 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सरकार ने एक सिंपल सा नियम बनाया कि वाई स्थान से एक्स स्थान पर आने के लिए अधिकारियों को, ये सब अधिकारी लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, सरकार ने देखा कि इतनी जगह पर आने के लिए यदि कोई व्यक्ति टैक्सी से आता है, ये सब सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो एक अच्छी एयर कंडीशन टैक्सी के लिए एलिजिबल हैं, तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक एक अच्छी टैक्सी से आने के लिए और वापस जाने के लिए अगर दिन भर के लिए कोई गाड़ी किराए पे लेता है तो उस गाड़ी में खर्चा होता है 2000 रुपए के आसपास, 1800-1900 होगा। तो सरकार ने ये सोचा कि हम क्यों अपने किसी भी अधिकारी को परेशान करें, तो सरकार ने तय कर दिया कि जो भी अधिकारी इस मीटिंग में आएगा और वाई स्थान पे रह रहा होगा और एक स्थान पर मीटिंग में आएगा, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की ओर से एक चेक या कैश अमाउंट 2000 रुपए का दिया जाएगा, एक दिन की कॉन्फ्रेंस से मानते थे। सामान्य सी बात है। और सरकार ने कहा कि हमें कोई सबूत नहीं चाहिए कि आप टैक्सी से आए, हमने कितना किराया। सरकार ने कहा सिंपल, हम इसको रखेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि आप टैक्सी से आए हैं, जैसे भी आए हैं, हम आपको 2000 रुपये प्रति व्यक्ति देंगे, ताकि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अधिकारी को कोई व्यक्तिगत अहित ना हो, नुकसान ना हो। और उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी अधिकारी आए थे, ए आया था उसने लिया, बी आया था उसने भी लिया, सी आया था उसने भी लिया, लेकिन डी ने अचानक कहा कि मैं नहीं लूंगा। क्यों कहा? भाई ए भी वहां से आया, बी भी वहां से आया, सी भी वहां से आया, डी भी वहां से आया। लेकिन हुआ ये कि जब सुबह निकल रहे थे तो डी ने पाया कि जो सी है उसकी टैक्सी आ गई है और वो अपनी टैक्सी में अकेला जा रहा है। सी और डी अच्छे दोस्त भी हैं, तो डी ने उससे वैसे ही पूछा कि भैया अकेले जा रहे हो? तो उसने कहा आया तो आ जाओ, साथ चलते हैं। उसने कहा ठीक है मैं साथ चलता हूँ, साथ से बैठ गया। और जब पेमेंट करने की बारी है तो सी ने पेमेंट कर दी और ये हुआ कि ठीक है सी ने पेमेंट किया तो वहाँ से मिल ही जाएगा। और वहाँ जब पैसा मिल रहा था तो सी ने भी लिया। मजे की बात है कि ए और बी भी एक साथ आए थे, और इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि 3 लोग साथ में आए थे। कुछ ऐसे भी थे कि उनके रिश्तेदारों से मिलने आए हुए थे और रिश्तेदारों ने जाते हुए उनको छोड़ दिया था मीटिंग के स्थान तक कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन ए और बी जो एक ही कार में आए थे उन दोनों ने वहां पर 2-2 हजार रुपए लिए, क्योंकि नियम स्पष्ट था कि हम प्रत्येक अधिकारी को 2000 रुपए देंगे, हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि आप टैक्सी लेकर आएंगे, और ये नियमों के तहत एकदम सही बात है। अब मैं कहूंगा कि ए ऑनेस्ट है, बी ऑनेस्ट है, इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की है, मतलब नियम के विरुद्ध नहीं गए, नियम का उल्लंघन नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन जो डी है वो सिर्फ ऑनेस्ट ना होकर के वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, वो भी चाहता तो ले ही लेता, कौन मना करता उसको। और जब एक क्लर्क ने जो सबकी पेमेंट कर रहा था वो उसके पास आया, उसने कहा कि सर ये आपके चेक बना दिया या आपका कैश है सर, ये बोला फिर साइन कर दीजिए। और उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। उसने कहा अरे सर सबके लिए है सर, वो सैंक्शन हो चुका है सर, वो देना ही है, सबके लिए है। तो उसने घूरती हुई नजर से देखा और इतना ही कहा कि देखो मैं टैक्सी से नहीं आया हूँ, मेरा खर्चा नहीं हुआ, इसलिए मैं किसी भी सूरत में ये पैसे नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि सर आप टैक्सी से आए हैं या नहीं, इसका ना प्रमाण चाहिए ना सरकार ये मान के चल रही है टैक्सी से है, सरकार ने इतना ही किया है कि क्योंकि सरकार कार नहीं दे पाई सबको, तो सरकार ने कहा कि हम सबको पे करेंगे, तो सर ये आपका एंटाइटलमेंट है, ये आपका अधिकार है। उसने फिर कहा कि देखो मैं नहीं लूंगा, मैं ऐसा पैसा ले ही नहीं सकता
जिसके लिए मैं मॉरली या एथिकली इंटाइटल्ड नहीं हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटाइटल्ड होना एक बात है, मॉरली इंटाइटल्ड होना दूसरी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ आने के लिए खर्च किया ही नहीं। जहाँ तक वापसी की बात है, तो मैं जैसे आया था वैसे वापस भी जाऊँगा, किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ ही जाऊँगा, तो मैं क्यों पैसे लूँ? उसने पैसे लिए, ठीक किया, क्योंकि उसने खर्च किया है, एकदम ईमानदारी की बात है। ये जो अंतर है, नियमों में रहते हुए अपना व्यक्तिगत लाभ अगर मिल रहा हो तो ठीक है, उठा लेते हैं, इसको बेईमानी नहीं कहेंगे, ये ऑनेस्टी की परिधि में शामिल हो जाता है। लेकिन नियमों की मूल भावना को समझते हुए नियमों से ऊंचे स्तर पर चले जाना, और जब नियम मुझे कोई फायदा पहुंचा रहे हो, अवैध फायदा, तब उन नियमों को भी खारिज कर देना क्योंकि मुझे अवैध फायदा नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। और इसलिए जब आपको इन दोनों के संबंध की बात करनी हो, और संबंध का मतलब क्या होता है, इनमें कुछ समानताओं की बात करनी होगी, कुछ अंतरों की बात करनी होगी, और फिर ये देखना होगा कि इनका कोएग्जिस्टेंस संभव होता है या नहीं होता है ना। तो यदि आपको इनके संबंध की बात करनी है तो संबंध में पहले क्या होता है, पहले होता है कि समानताएं इनमें क्या है, फिर होता है कि इनमें अगर कोई अंतर है तो इनमें अंतर क्या है, जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर यह है कि इनके बीच का जो संबंध, रिलेशनशिप है, इनका कोएग्जिस्टेंस आपस में संभव है या नहीं है, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, इस मामले में क्या रिलेशनशिप बनेगा, तीन बातें स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पे समानता की बात कोई विशेष बात बताने के लिए, समानता ये है कि इन दोनों में ही व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि व्यक्ति नैतिक आचरण करेगा, और जो व्यक्ति नैतिक आचरण करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है। तो बेसिक सी बात है। अंतर जहां तक है, इनमें अंतर डिग्रीज का है, और डिग्रीज का मतलब ये हुआ कि जब ऑनेस्टी की डिग्री बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं कि अब मामला इंटीग्रिटी का हो गया। और यदि मुझे इनका रिलेशनशिप समझाना हो तो इनमें बहुत अंतर नहीं, अंतर केवल दो चरणों का है। यूं समझ लीजिए कि एक सीढ़ी है, जैसे मान लीजिए, और इस सीढ़ी पर आपको चढ़ते ऊपर जाना है। अगर इस सीढ़ी के हर पाए को हम एक मूल्य मान लें तो मैं ये कहूंगा कि ये अगर ऑनेस्टी है तो ये जो स्तर है ये इंटीग्रिटी का स्तर है। ऑनेस्टी के लेवल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, किंतु ऑनेस्टी के लेवल को पार करने के बाद जब आप अगले लेवल्स पे आते हैं तब इंटीग्रिटी का लेवल आता है। और यदि आपको ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के बीच की सीढ़ियां या पाए समझ में आ गए हों तो एक रिलेशन समझने का आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप खुद बताइए इसको देखकर कि इंटीग्रिटी विदाउट ऑनेस्टी, एक तो ये स्थिति हो सकती है, और एक हो सकता है ऑनेस्टी विदाउट इंटीग्रिटी। आप खुद बताएं कि इनमें से क्या संभव है और क्या असंभव है, और ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताइए, कोई व्यक्ति इंटीग्रिटी वाला हो, सत्यनिष्ठा वाला हो, किंतु ईमानदार ना हो, क्या ये संभव है? आप कहेंगे नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी से ऊपर स्तर पर आती है इंटीग्रिटी। बिना ऑनेस्ट हुए कोई व्यक्ति इंटीग्रिटी वाला नहीं हो सकता, लेकिन बिना इंटीग्रिटी वाला हुए व्यक्ति ऑनेस्ट हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस लेवल पर ही पहुंचा है, अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचा है, तो हम क्या कहेंगे, ऑनेस्टी तो है, इंटीग्रिटी नहीं है। और इसका मतलब ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के बिना एग्जिस्ट कर सकती है, किंतु इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों शब्दों का संबंध ठीक से समझ पा रहे होंगे, और यदि आपको समझ में आ गया तो हम तीसरे शब्द को भी जल्दी से लेके इस बात को समाप्त करते हैं। और जो तीसरा शब्द है हमारा आज का, वो शब्द है प्रोबिटी। और प्रोबिटी के लिए हमने हिंदी में जो शब्द चुना था, आपको ध्यान ही है, वो शब्द क्या था, शुचिता। हालांकि मैं बार बार आपसे कहूंगा कि परीक्षा में अनुवाद क्या आएगा कहना मुश्किल है, तो वहाँ देख लीजिएगा क्या अनुवाद यूपीएससी ने या यूपीपीसीएस ने या फिर किसी और किसी एग्जाम में पूछा है, देख लीजिएगा। प्रोबिटी क्या है? देखिए, इस बात को लेकर बहुत दुविधा रहती है कि प्रोबिटी को कैसे डिफाइन करें, तो मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि प्रोबिटी का अर्थ देखने के दो तरीके हैं, और उसमें से जो पहला तरीका है, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में प्रोबिटी क्या है, और दूसरा हम देखेंगे इंडिविजुअल रेफरेंस में प्रोबिटी का मतलब क्या है। तो पहला है इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस। इंस्टीट्यूशन आपको पता है संस्था होती है, तो आप कह सकते हैं कि संस्थागत संदर्भ में, इसका मतलब ये हुआ। तो इंस्टीट्यूशनल सेंस में या इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में आप इनमें जो भी शब्द अच्छा समझते हो इसका प्रयोग करें, और मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ संस्थागत संदर्भ, जिसका एक मतलब ये होता है, ठीक है। और दूसरा मतलब जो इसका होता है, दरअसल प्रोबिटी और इंटीग्रिटी इतने नजदीकी शब्द है कि ऐसा लगता है कि ये दो शब्द क्यों बनाए गए हैं, इसको समझने का यही संदर्भ सबसे अच्छा है। जो दूसरा है उसको आप कह सकते हैं इंडिविजुअल रेफरेंस या इंडिविजुअल सेंस में, इंडिविजुअल रेफरेंस में, जो भी आपको लगे, इसको आप कह सकते हैं व्यक्तिगत संदर्भ। किसी व्यक्ति के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम इस सेंस में या इस संदर्भ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसे यूं समझे, जैसे मैं कहता हूं कि राम एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, क्या मैं कह सकता हूं कि राम जिस कंपनी में काम करता है, जिस एनजीओ में काम करता है, वो एक ऑनेस्ट कंपनी है, ऑनेस्ट एनजीओ है, ईमानदार एनजीओ? कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईमानदारी शब्द का ज्यादा अच्छा प्रयोग होता है किसी व्यक्ति के संदर्भ में। भारत सरकार ईमानदार है, इससे ज्यादा अच्छा लगता है कि भारत सरकार का यह मंत्री बेहद ईमानदार है। गलत वो भी नहीं है। अब इंटीग्रिटी की बात कीजिए, सत्यनिष्ठा की बात कीजिए। अगर मैं कहूँ कि ही इज ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी या शी इज ए वुमेन ऑफ इंटीग्रिटी, वह व्यक्ति सत्यनिष्ठा से युक्त व्यक्ति है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दिस इज ए कंपनी ऑफ इंटीग्रिटी, यह कंपनी सत्यनिष्ठा से भरी हुई है, गलत नहीं है, पर यह उतना सटीक नहीं है। और इसलिए अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, इनका ज्यादा संबंध होता है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करने से।
जबकि प्रोबिटी शब्द का प्रयोग सामान्यतः जब हम करते हैं तो उसमें ज्यादा प्राथमिक संदर्भ होता है कोई इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में आता है। और इसलिए टॉपिक नंबर 7 में जहां इसका रेफरेंस है हमारे पाठ्यक्रम में वहां लिखा है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी इन इंडिविजुअल्स की बात वहां पर नहीं की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल से प्रोबिटी नहीं होती है, वो भी होती है, लेकिन प्रोबिटी शब्द का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में। और वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है, वो हो सकता है कि भारत की सरकार हो, गवर्नमेंट हो, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिस हो, जैसे हम कहें कि हमारा जो होम मिनिस्ट्री है उसमें प्रोबिटी बहुत ज्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में हम कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सीएजी जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर द इंस्टीट्यूशंस, वो ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार के कार्य में, कामकाज में प्रोबिटी को सुनिश्चित करती है, हम ये भी कह सकते हैं। ये प्रोबिटी किसी प्रक्रिया में भी हो सकती है, जैसे मैं कुछ दिन पहले मैं एक लेख पढ़ रहा था किसी अच्छे अंग्रेजी अखबार में था, जिसका जो शीर्षक था या मतलब जो उसमें इंटरेस्ट था वो ये था कि राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, देयर शुड बी प्रोबिटी इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के चुनावों की प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए, अब ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। राज्यसभा के चुनावों में ये उतना सूट नहीं करता जितना सूट करता है शुचिता होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर प्रोबिटी का संबंध है किसी इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन अपने आप में ऐसा हो कि वहां पर जो प्रणालियां हैं कार्य की, जो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, एसओपी हैं, कार्य की पद्धतियां हैं, वो पद्धतियां अपने आप में ऐसी हो कि वहां पर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की स्थिति बनी रहे। तो यदि किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसा है, हम कह सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोबिटी, या गवर्नेंस जो है वो प्रोबिटी वाली गवर्नेंस है। इस संदर्भ में अगर मैं एक शब्द का प्रयोग करना चाहूँ जो कि पाठ्यक्रम में ही लिखा हुआ है, वो शब्द है वर्क कल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य संस्कृति। और जब हम किसी संस्था के बारे में बात करते हैं या किसी संगठन के बारे में बात करते हैं कि उस संगठन में प्रोबिटी है या नहीं, तो हमारा जो संदर्भ होता है वो दरअसल उसी कार्य संस्कृति से होता है। और कार्य संस्कृति यानी कि जो वर्क कल्चर है, इसका मतलब होता है कि किसी संगठन में काम करने के बारे में कैसी संस्कृति है, कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है। कुछ संगठन इस तरह से काम करते हैं कि वहां ईमानदारी, सत्यनिष्ठा अपने आप सुनिश्चित होकर रहती है, तो हम कहेंगे कि उस संगठन की कार्य संस्कृति ऐसी है जो प्रोबिटी को डिफाइन करती है, जो प्रोबिटी को निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। लेकिन किसी किसी संदर्भ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा संगठन हो जहां पर बेईमानी चरम पर हो, जहां ऊपर से नीचे तक सारे व्यक्ति और उन्होंने जो तरीके बना रखे हैं काम करने के, वो तरीके ऐसे हैं जिनसे प्रोबिटी न हो, ये सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए टॉपिक नंबर 7 में जहां लिखा है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, वहां वो तरीके बताए गए हैं कि कैसे हम प्रोबिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, कोड ऑफ एथिक्स हो सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो सकता है, सिटीजन चार्टर हो सकता है, और करप्शन को रोकने के बाकी उपाय क्या हो सकते हैं वो हो सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकता है। ये सारे तरीके मिलजुल कर, अकाउंटेबिलिटी का जिक्र है, ये सारे तरीके मिलजुल कर सुनिश्चित करते हैं कि संगठन में प्रोबिटी हो, संगठन में शुचिता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोबिटी शब्द का प्रयोग केवल इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में हो गई। इंस्टीट्यूशन की वैल्यू तो है, वैल्यूज केवल व्यक्ति की नहीं होती है, वैल्यूज इंस्टीट्यूशंस की भी होती है, संस्थाओं की भी होती है। और इसलिए आप पाएंगे कि प्राइवेट कंपनी की बात करें, सरकारी कंपनी की बात करें, जैसे टाटा एक कंपनी है, उसके नाम के साथ जो वैल्यू सिस्टम जुड़ा है, ठीक वो वैल्यू सिस्टम नहीं जुड़ा होगा किसी और कंपनी के साथ, क्योंकि हर कंपनी में काम करने वाले जो प्रमुख लोग हैं उनके वैल्यू सिस्टम से कंपनी का वैल्यू सिस्टम भी डिफाइन होता है। इसलिए कोई एनजीओ हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, उन सब का एक वैल्यू सिस्टम होता है। और किसी कंपनी की वैल्यूज में प्रोबिटी अगर है तो हम कहेंगे प्रोबिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, प्रोबिटी इन इंस्टीट्यूशन, प्रोबिटी इन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। लेकिन प्रोबिटी का एक दूसरा मतलब भी है, और दूसरे मतलब में वो बन जाता है व्यक्तिगत संदर्भ। और व्यक्तिगत संदर्भ का मतलब है जैसे ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी व्यक्ति में दिखने वाले मूल्य हैं, वैसे प्रोबिटी भी व्यक्ति में दिखने वाला मूल्य हो सकता है। तो सवाल है कि प्रोबिटी व्यक्ति में दिखने वाले मूल्य के रूप में कैसे होगा, उसमें अंतर कैसे होगा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से। अब हमारा असली प्रश्न ये हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार फिर से शब्द लिखते हैं प्रोबिटी, और अब प्रोबिटी को किस संदर्भ में ले रहे हैं, व्यक्तिगत संदर्भ में लेकर बात कर रहे हैं कि प्रोबिटी इन इंडिविजुअल सेंस, व्यक्तिगत संदर्भ में इसका मतलब क्या हो सकता है। व्यक्तिगत संदर्भ में यह शब्द इतना नजदीक है इंटेग्रिटी के कि बड़े बड़े विद्वानों को इस बारे में बड़ी दुविधा रहती है कि इन दोनों में हमको अंतर करें या ना करें, या एक ही मान लें इनको। और आप इंटरनेट पर देखेंगे, डिक्शनरीज में देखेंगे तो पाएंगे कि आमतौर पर प्रोबिटी का अर्थ क्या बताया जाएगा, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि भाषा की दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता कि दो शब्द 100% पर्यायवाची हो, कुछ तो अंतर रहता है। जैसे एक अंतर होगा कि आप इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं इंडिविजुअल रेफरेंस में और कम कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में, जबकि प्रोबिटी शब्द का प्रयोग प्रधानतः होता है इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस में, गौणतः होता है व्यक्तिगत संदर्भ में। तो व्यक्तिगत संदर्भ में अगर प्रोबिटी को डिफाइन करना हो तो ये क्या है, ये भी एक वैल्यू है, और ये वैल्यू भी लगभग वही है जिसको आप कह सकते हैं इंटेग्रिटी, जिसको आप कह सकते हैं ऑनेस्टी। तो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की वैल्यू में जो विशेषताएं थी वो दोनों इसमें भी विशेषताएं हैं, यहां तक इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वैल्यू का संबंध पर्सनल लाइफ से नहीं है, इस वैल्यू का संबंध केवल इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के साथ है। तो हम कह देते हैं इंस्टीट्यूशनल या प्रोफेशनल या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रेफरेंस में। अब देखिए पिछला जो मतलब था मैं फिर से वो नहीं कह रहा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोबिटी हो एक चीज है, यहां मैं जो बात कर रहा हूं कोई व्यक्ति अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय प्रोबिटी यानी ईमानदारी बरतता है, अब मैं ये बात कर रहा हूं।
पहले जो मतलब था वो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप में प्रोबेबिलिटी का मूल्य होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी संगठन में काम करता है वो संगठन के कार्यों में पूरी ईमानदारी होते सत्यनिष्ठा बरते तो हम कहेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के साथ काम करता है। इसमें भी अगर कहना हो तो सबसे विशेष संदर्भ होता है फाइनेंशियल संदर्भों में, वित्तीय मामलों में। अगर कोई व्यक्ति वित्तीय मामलों में शुचिता का पूरा ध्यान रखता है, ईमानदारी का पूरा ध्यान रखता है, तो हम विशेष रूप से कहते हैं कि यहाँ इस शब्द का प्रयोग अच्छे तरीके से किया जा सकता है कि वो ही और शी इज ए पर्सन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये कह सकते हैं। एक बात और भी, और वो ये है कि मैंने जो पहले भी आपसे कहा कि इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में कैसा है। तो मैं एक बात लिखता हूँ, व्यक्तिगत जीवन से तटस्थ रहते हुए, व्यक्तिगत जीवन से अलग रहते हुए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल वैल्यू सिस्टम। ये बात थोड़ा सा आपको सुनने में गड़बड़ लगेगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल वैल्यू सिस्टम, ठीक, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। देखिए, एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ऑफिस में भी बेईमान हो, घर पे भी बेईमान हो, दोस्तों के साथ भी बेईमान हो, पड़ोसियों के साथ भी बेईमान हो। आप कहेंगे बेईमान तो है पर इसके व्यवहार में कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर जगह एक जैसा है। तो बेईमानी में कंसिस्टेंसी हो सकती है, ऐसे ही ईमानदारी में भी कंसिस्टेंसी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो घर में बहुत ईमानदारी से व्यवहार करता है सबके साथ, आस पड़ोस में किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है, पार्ट टाइम सामाजिक भाव से, वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, ऑफिस में भी बेहद ईमानदार है और उसको बेईमान बनाना संभव ही नहीं है, ऐसी राय उसके बारे में सबकी है। हम कहेंगे कि वो इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति है, पर्सनल लाइफ में भी, इंटेलेक्चुअल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी उसमें इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी है, हर जगह इंटीग्रिटी। और पहले वाले में हर जगह बेईमानी थी, कंसिस्टेंसी उसमें भी थी पर बेईमानी के साथ थी। कुछ ऐसे लोग आपने शायद देखे होंगे, मैंने तो देखे, सुना भी है, पढ़ा भी है, आपने भी शायद सुना ही होगा, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहद ईमानदार होते हैं और पर्सनल लाइफ में ईमानदार नहीं होते हैं। इसका रिवर्स भी हो सकता है, जो पर्सनल लाइफ में बेहद ईमानदार हो और प्रोफेशनल लाइफ में बेईमान हो, ईमानदार ना हो। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि पर्सनल रिलेशंस में दोस्तों के साथ एकदम ईमानदार व्यक्ति है, जरा भी छल कपट नहीं करता है, लेकिन जब वो अपने प्रोफेशन में जाता है तो प्रोफेशन में सफल होने के लिए छल कपट का सहारा लेता है। ऐसे लोग हो सकते हैं। इससे रिवर्स कर लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल, इंस्टीट्यूशनल या प्रोफेशनल लाइफ में एकदम ईमानदार हो, इतना ठोस हो कि आप उसको बेईमान बना ही नहीं सकते, लेकिन वो ठीक वैसा अपने घर में नहीं है, वो ठीक वैसा अपने आस पड़ोस में नहीं है, अपने संबंधियों के साथ नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है, सरकारी विभाग में काम करता है, उसका काम है सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना, और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करते हुए उसके पास बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं प्राइवेट बिल्डर्स के। वो बार बार कहते हैं कि आप उनसे पैसा दे दो, थोड़ा सा इग्नोर कर दो, इस फाइल को पास कर दो, हम आपको इतना हिस्सा देंगे। वो व्यक्ति इतना ईमानदार है, कहता है कि पैसा तो भूल जाओ, एक एक इंच जमीन सरकार की मैं छुड़वा के मानूंगा, सरकार की जमीन सरकार के पास ही रहेगी। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े नेता उसको समझा समझा के, उसको प्रलोभन दे दे के, धमका धमका के थक गए, पर उस व्यक्ति ने एक इंच जमीन का भी हेरफेर न किया, न होने दिया। ऐसा व्यक्ति है। और जब इसने धमकी दी, उसने कहा कि मुझे मरने में कोई डर ही नहीं लगता, तुम मुझे मारना चाहते हो मार दो, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं और मैं इस पद पर हूं, इस पद पर मेरे रहते हुए आप सरकार की एक इंच में जमीन के साथ गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो व्यक्ति अपने परिवार में वैसा नहीं है, और परिवार में ऐसा नहीं है। इसका एक सामान्य उदाहरण क्या हो सकता है कि जब उसके घर में संपत्ति के बंटवारे का प्रश्न आया, मान लीजिए उसके माता पिता की मृत्यु हुई, दुर्घटना में हुई, और वो वसीयत लेके नहीं गए। अब जब कोई वसीयत लेके नहीं जाता है तो कानून है उसका, लेकिन उसमें डिस्प्यूट खूब होती है। और जब वो डिस्प्यूट हुई तो उसने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा करवाने का वहां पर प्रस्ताव रखा, दबाव बनाया कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, ज्यादा हिस्सा चाहिए। और लोग कहने की अजीब बात है यार, सरकार में इसके पास इतने चांसेस होते हैं कि तो एक फाइल दाएं से बाएं कर देगा, इतनी जमीन आ जाएगी, बात तो लेता नहीं है। और यहाँ जो जमीन थोड़ी सी है उसमें लेने वाले 8 लोग पहले से हैं, उन 8 में पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? इसको कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो व्यक्ति है ये प्रोबेबिलिटी वाला व्यक्ति है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब हो सकता है कि वह व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में एग्जैक्टली वैसा न बर्ताव करता हो जैसा वो सरकारी जीवन में बर्ताव करता है, ऑफिशियल लाइफ में बर्ताव करता है। लेकिन सरकार को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सरकार चाहती है कि ऐसे लोग सेवक मिलें जो इंटीग्रिटी वाले हों, और इंटीग्रिटी भी ओवरऑल हो, जो प्रोफेशनल लाइफ में शानदार हो, पर्सनल लाइफ में शानदार हो, उनकी ईमानदारी एक मिसाल बने। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते, ऐसे व्यक्ति कम होते, सीधी सी बात है कि समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, तब कौन व्यक्ति चाहिए कि भाई पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत व्यक्ति अलग प्रकार का चलेगा, किंतु पब्लिक लाइफ में, गवर्नमेंट वाले जीवन में, ऑफिशियल लाइफ में, प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में व्यक्ति की ईमानदारी चरम होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं द पर्सन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में काम करता है और उसकी जिम्मेदारी है माइनॉरिटीज के हित में नीतियां बनाना। वो रात दिन अच्छी नीतियां बनाता है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, और मंत्री भी खुश हैं, संसद भी खुश है उसी काम से, ब्यूरोक्रेसी में भी उसको लोग एक आइडियल फिगर के रूप में देखते हैं कि काम करो तो इस तरह से करो। लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति पर्सनल लाइफ में माइनॉरिटी संबंधी नीति से सहमत ना हो, और जब दोस्तों के साथ बैठा हो, परिवार में बैठा हो, लोग उससे कहें कि माइनॉरिटीज की पॉलिसीज जो सरकार बनाती है, आप खुद बनाते हैं, क्या रहे हो, कहे कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ नीतियों से, वो नीतियाँ गलत बुनियाद पर बनी हुई हैं, लेकिन वो मेरा काम है
और जब मैं ऑफिस में जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि मेरा पर्सनल वैल्यू सिस्टम क्या है। मैं केवल और केवल ये सोचता हूँ कि सरकार ने, एक लोक कल्याणकारी राज्य ने, वेलफेयर स्टेट ने मुझे एक नौकरी दी है, मुझे एक काम दिया है कि मैं इस काम को ठीक से प्लान करूँ, ठीक से इंप्लीमेंट करूँ, और मैं अपनी पूरी ताकत से वो काम करता हूँ। बावजूद इसके यदि नीति मुझे बनानी होती तो मैं इस नीति को कभी स्वीकार न करता, क्योंकि मैं पर्सनल वैल्यू सिस्टम में महसूस करता हूँ कि ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी पर्सनल वैल्यू सिस्टम से तटस्थ रहते हुए अपने सरकारी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को पूरी इंटीग्रिटी से, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रोबिटी इस सेंस में प्रोफेशनल इंटीग्रिटी ही होती है। अपने प्रोफेशनल दायित्वों के प्रति इंटीग्रिटी रखना ही प्रोबिटी है। यदि किसी व्यक्ति में केवल प्रोफेशनल इंटीग्रिटी हो, पर्सनल ना हो, इंटेलेक्चुअल ना हो, तो हम कहेंगे कि वो प्रोबिटी वाला व्यक्ति है, ये प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति है, लेकिन उसमें ओवरऑल इंटीग्रिटी नजर नहीं आती है। मेरा ख्याल है कि अब आपको तीनों शब्दों का अंतर थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा, और यदि मुझे अंत में इन तीनों को एक साथ रख के बताना हो, अगर इन सबकी तुलना करनी हो, तो मेरा ख्याल है कि हम एक सीढ़ी बना सकते हैं, और उस सीढ़ी में उन तीनों को प्लेस करना हमारे लिए उतना मुश्किल काम अब नहीं होगा। ये तीनों महान मूल्य हैं, है ना, इनमें से कोई भी हल्का मूल्य नहीं है, तीनों महान मूल्य तो हैं ही। लेकिन इन तीनों में से तुलना करनी है तो मैं कहूंगा कि ऑनेस्ट होना इन तीनों में सबसे आसान है, इसलिए ऑनेस्टी इन तीनों मूल्यों में सबसे नीचे का स्तर है। पर जीवन में ऊंचा स्तर है। इन तीनों की आपसी तुलना में बात करें तो नीचे का स्तर है। व्यक्ति में ऑनेस्टी पर्सनल भी हो सकती है और इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल या प्रोफेशनल लेवल पर भी हो सकती है। ज्यादा अच्छा व्यक्ति हुआ जिसमें दोनों लेवल्स पे हो, उसकी तुलना में कम अच्छा व्यक्ति हुआ जिसमें इनमें से एक लेवल पर हो। अब यदि मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ूं, अगर ऑनेस्टी कौन सी वाली, जो प्रोफेशनल ऑनेस्टी है, वो थोड़ा ऊंचे स्तर पर चली जाए तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति प्रोबिटी वाला है। और प्रोबिटी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रोबिटी का संबंध पर्सनल लाइफ से नहीं होता है, प्रोबिटी का संबंध प्रोफेशनल लाइफ से होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ से होता है। मैं प्रोबिटी एक संस्था के मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोबिटी एक व्यक्ति के मूल्य की बात कर रहा हूं, और वो संस्थागत संदर्भों में ही उसकी ईमानदारी जो है उसको बोलते हैं प्रोबिटी। और जब कोई व्यक्ति इससे भी ऊंचे स्तर पर चला जाए तो हम कहते हैं कि वो इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति है। बस ये ध्यान रखना कि इंटेग्रिटी केवल प्रोफेशनल होगी तो हम कहेंगे कि उसमें और प्रोबिटी में लगभग बराबरी की स्थिति है, लगभग समानार्थकता की स्थिति है। लेकिन यदि किसी में इंटेग्रिटी ओवरऑल है, व्यक्तित्व में ही इंटेग्रिटी है, तो मैं कहूंगा कि वो सबसे ऊंचे मूल्य के पायदान पर टिका हुआ है। प्रोबिटी और इंटेग्रिटी के इसी अंतर की वजह से प्रोबिटी को टॉपिक नंबर 7 में रखा गया है, फाउंडेशन वैल्यू नहीं बताया गया। फाउंडेशनल वैल्यूज वो होती हैं जो जीवन का मूल आधार होती है। ये एक तरह की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, ये एक तरह की प्रोफेशनल वैल्यू है कि जब आप किसी संस्था में काम करें तो उस संस्था की जो इथिक्स है, उस संस्था का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ इथिक्स है, उसको मन वचन कर्म से फॉलो करें, अंतरात्मा के स्तर पर फॉलो करें, उससे हल्के में उसको फॉलो ना करें। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे चित्र से आप समझ पा रहे हैं इन सबका संबंध क्या है। तीनों मूल्य महान है, लेकिन तीनों में तुलनाएं तो होती ही हैं। और अगर आपको ठीक लगे या ठीक ना भी लगे तो कमेंट सेक्शन में केवल ये बताएं कि और कौन से टॉपिक्स आपकी इंटरेस्ट में है एचएससी दुनिया में, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर सप्ताह एक टॉपिक बीच